मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में। तो आज हम करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड। तो आपकी तैयारी में एक और कदम अच्छा सा बढ़ाएंगे जिसमें हमको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर करने से हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पेपर जो है आपका दो आएंगे, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव। तो आज हम करने वाले हैं ओनली ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, हम सब्जेक्टिव भी करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। नेक्स्ट एक और क्लास आएगी जहां पर हम सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आज इंग्लिश का हम मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का होता है। क्या टाइमिंग होती है, किस तरह से होता है, सभी पे बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का ये झारखंड बोर्ड का ये पेपर है इंग्लिश का सेट 1 ऑब्जेक्टिव। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 40 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। और टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कहें तो 40 हो गए, सभी के लिए एक एक मार्क्स होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि 40 में से 30 करने हैं या कुछ करना है। 42 मतलब 40 के 40 ही आपको करने हैं। ऐसा ही आपका सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का आएगा, तो दोनों को ही करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आ गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को करना है और पैसेज जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। तो पैसेज को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन है आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है, नंबर्स नहीं दे रखे कहाँ से कहाँ तक। चलिए, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, बताना है कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर, ये वैली जो है वो क्यों फेमस है वो बताना है। नेक्स्ट है Why this valley is a World Heritage Site, क्यों है World Heritage Site वो आपको बताना है। The visitors have to stay in घंगारिया because, क्यों है तो वो आपको बताना है, देखेंगे ऑप्शंस बाद में। When does the Valley of Flowers open for the visitors, विजिटर्स के लिए कब खुलती है वो क्वेश्चन है। Which word means divided into two separate part, किस वर्ड से पता चलता है two separated part, इसमें से कौन सा एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है two separated part। द एंटोनिम ऑफ द रेपल, रेपल का एंटोनिम क्या होता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा क्या होता है। तो आपको रेपल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसका उल्टा बता पाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है तो ये आपको बताना है। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो हम यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको पैसेज पे डिपेंड होने की कोई नीड नहीं है। तो वैली ऑफ फ्लावर इज इन द नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है। तो सबके बारे में हमको पता है, पास्ट में वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, प्रेजेंट में इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट ही इसका सही आंसर है और इज लगा हुआ है तो इससे हमको पता भी चल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ द रेपल, रेपल का एंटोनिम क्या होता है, तो रेपल मीन्स क्या होता है तो उसका एंटोनिम क्या होता है, दोनों को बताना है। तो देखो, रेपल का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटाना या पीछे हटना। और इसी का ही दूसरा क्या होगा? रिलैक्स, आराम करना। आइडल दे रखा है, अट्रैक्ट दे रखा है। तो अट्रैक्ट मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, तो अट्रैक्ट होना मतलब आकर्षित होना, एक पीछे हटना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो, टू सेपरेट पार्ट, दो अलग अलग पार्ट्स, उसके लिए कहाँ से पता चलेगा तो ऑप्शन देख लेते हैं। चार्मिंग मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सा लगने वाला, समझ में आने वाला, अच्छा लगने वाला, तो ये नहीं होगा। बाइफ्रिकेटेड पता नहीं क्या होता है ना। हेरिटेज, तो हेरिटेज मतलब हम पता ही है कि क्या होता है। डेस्टिनेशन, जिस जगह पर जा रहे हैं है ना, तो वो होता है। अब यहाँ से किसी का भी मतलब ऐसा नहीं है, तो कहाँ लग रहा है? अंदाजा लग रहा है। और यही अंदाजा मैं मतलब आप ऐसे अंदाजा लगाओगे, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। बाइफ्रिकेटेड जो है यही इसका राइट आंसर होगा। मतलब बंटवारा करना, किसी चीज़ों को भागों में बांटना, उसे कहते हैं। बाय से ही समझ जाना कि बाय का मतलब दो ही होता है ना, किन्हीं दो चीज़ों के लिए। तो यहाँ से भी आप चीज़ को समझ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब बाकी सारे जो हैं वो हमको पैसेज से ही मिलने वाले। तो 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, रह गए हैं कितने? 5। तो उसके लिए हमको पैसेज को पढ़ना होगा। यहाँ से पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग meadows of alpine flowers. Myriad alpine flowers make this place a colorful paradise. This beautiful valley is also a World Heritage Site with its
pristine beauty and the mystical surrounding which attracts nature lover, photographers and botanists. Valley of Flowers is bifurcated by Pushpavati River. This valley is one of the famous trekking destination in India. The India is famous is a 3 kilometer climb from घंगारिया. अब यहाँ पे घाघरिया लिख दिया है ये, जबकि गलत वर्ड है, ठीक है. यहाँ पर वो घंगारिया जो क्वेश्चन में था वो आएगा. One cannot stay at the valley of flower, therefore घंगारिया ही बोलूंगी मैं, ठीक है, remains an ideal place to relax and sleep. The valley is covered with snow for most of the year. It opens on 1st June every year for visitors. तो ये visitors वाला आया था क्वेश्चन, तो कब होता है 1st जून, तो ऑप्शन में हम 1st जून डाल देंगे. द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, कहाँ पर है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड लिख देंगे. तो ये क्या है, अब आपको पैसेज का मीनिंग बैठ के नहीं समझना है, क्या है किसके बारे में बताया, सिर्फ एक रीड करके हमें अपने आंसर्स निकालने हैं. तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको आराम से समझ में आने लग जाएंगे. वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, ये वैली जो है वो क्यों फेमस है, तो फेमस है पुष्पवती रिवर के लिए, गंगा रिवर के लिए, सनफ्लावर के लिए, एल्पाइन फ्लावर्स के लिए. तो यहाँ पे हमने जब पैसेज पढ़ा था तो लिखा हुआ था भाई फेमस है किसके लिए, एल्पाइन फ्लावर्स जो हैं उनके लिए. तो ये भी हमको समझ में आ ही गया है कि ऑप्शन डी जो है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी. प्रिस्टाइन मतलब क्या होता है, प्रिस्टाइन मीन्स होता है कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन, मतलब इसकी खूबसूरती है. प्रिस्टाइन मीन्स होता है प्राचीन. बिकॉज ऑफ इट्स माइस्टिकल सराउंडिंग, माइस्टिकल मतलब रहस्यमय, माइस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, चारों तरफ ऐसा लगता है कि बिल्कुल रहस्य ही रहस्य छुपा हो, बिल्कुल इस तरह से दिखता है. तो ये चीज है, दोनों सही लग रहे हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन हमेशा सारे पढ़ना है, कभी भी फर्स्ट ऑप्शन पढ़कर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो दिख ही रहा है, प्रिस्टाइन ब्यूटी हमने देखा ही था, लेकिन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए वो भी चीजें हैं. तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी. अगर आप चाहें तो इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों बोला गया था. तो ये देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड माइस्टिकल सराउंडिंग, दोनों ही थे. सो बोथ ए एंड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घनगारिया बिकॉज. विजिटर्स जो है वो घनगारिया में क्यों रहते हैं, बिकॉज द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ हॉन्टेड प्लेस. क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो हॉन्टेड है. सेकेंड ऑप्शन इज वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि वहां पर नहीं रह सकता है कोई भी, इसलिए लोग जो हैं घनगारिया जो है वहां जाकर के रहते हैं. सी इज घनगारिया जो है इज अ आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप. आइडियल प्लेस है वहां पर रहने के लिए, स्लीप करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए. बोथ डी, बोथ बी एंड सी. तो यहां पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो ये भी करेक्ट है, एंड सेकेंड ऑप्शन अगर देखो तो वो भी करेक्ट है. सो बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की और. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स. विजिटर्स के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कब ओपन होती है, हमने वहीं पर ही मार्क कर लिया था 1st जून. सो राइट आंसर इज 1st जून. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डन, 7 डन एंड 8 डन. सो अनसीन पैसेज 8 मार्क्स done. Clear? Very easy. Now moving to the next question, and next question is choose the correct option given the question 9 to 14 and complete the letter given below. आपको एक लेटर जो है वो आपको दे रखा है एंड आपको फाइंड करना है किस जगह पर क्या आएगा. नंबरिंग ऑलरेडी गिवन है 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पर आपको सही ऑप्शन इनमें डालने हैं. आगे इनके क्वेश्चंस आते जाएंगे और हमको सही आंसर देखना है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर पे 9 नंबर पे क्या आएगा भाई, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अब किसी का नाम है तो लिखेंगे डियर अमन लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आई एम वेरी 10 पर जो भी होगा हमको लिखना होगा टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन. तो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा उसके बारे में बताना है. तो ऑप्शन देखते जाएंगे. 9th में दे रखा है सिंसियरली आएगा, लविंग आएगा, डियर आएगा या फिर डियर आएगा. सो राइट आंसर है डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सैड, हैप्पी, एंग्री या डिसअपॉइंटेड होगा. भाई फर्स्ट पोजीशन आई है तो हैप्पी रहेंगे ना. सो हैप्पी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, फाइंड, रिसीव, प्राउड या नन ऑफ दीज आएगा। सो हम पहले कहाँ जाते हैं, अपने लेटर पे जाते हैं। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, 10th बोर्ड, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मैरिड लिस्ट। हम बहुत खुश हुए जब हमने क्या देखा, मैरिड लिस्ट में तुम्हारा नाम ढूंढा। तो यहाँ पर फाइंड मिला या ढूंढा, तो क्या मिला भाई, फाइंड होगा, रिसीव नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा, फाइंड होगा। भाई हमने मैरिड लिस्ट में तुम्हारा नाम जो है दिखा तो हम बहुत खुश हुए थे, तो यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन, फेल्ड, क्राउंड या फिर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। भाई गिवन होगा, फेल्ड होगा, क्राउंड होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो गिवन मतलब दिया होगा, फेल्ड मतलब फेल, तो खुशी हुई है तो फेल वाली चीज तो होगी नहीं, तो ये तो हट ही जाएगा। क्राउन मतलब होता है, मतलब सर पे ताज जैसी फीलिंग आती है, वैसा है, तो ये सी थोड़ा लग रहा है, लेकिन हम पहले अपनी लाइंस पे जाएंगे, उसके बाद ही देखेंगे। आगे देखिए क्या है, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज क्राउंड विथ सक्सेस, क्राउंड आएगा ना, तो क्राउंड सही आंसर है। योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन, तुम्हारी सक्सेस ने मुझे क्या दिया, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से सी जो है क्राउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिस्करेजेस होगा, इनकरेजेस होगा, जेलस होगा या हेट होगा। भाई तुम्हारी इस सक्सेस से मुझे क्या मिला है, मुझे भी करेज मिला है, इनकरेज हुआ है कि मैं भी आगे जा करके इस तरह से कुछ चीजें करूं। तो जेलस तो है नहीं, हेट भी नहीं है, डिस्करेज भी नहीं है, इनकरेजेस है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आई थिंक इस लेटर का, लविंग होगा, लविंगली होगा, फेथफुली होगा या ऑबिडेंटली होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम राइट आंसर देखें तो क्या है, ये रहा, देखो यहाँ पे दे रखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्या आएगा, लविंग आएगा, लविंगली आएगा या फिर और कोई आएगा। तो देखो जब हम कभी अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं तो वहां पर हमको ये जो सिंसियरली, ये ऑबिडेंटली, ये सब चीजें नहीं लिखनी होती है। ये हम किनको लिखते हैं, हमारे टीचर्स को, मतलब हमारे टीचर्स को, उनको लिखते हैं। लेकिन जहां हमारे फ्रेंड्स होते हैं वहां पर हम ये वर्ड्स नहीं यूज करते। तो देखिए ऑप्शन क्या है, लविंग है, लविंगली है, फेथफुली है, ऑबिडेंटली है। तो राइट आंसर हो जाएगा लविंगली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहां पर कुछ ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज, द चिल्ड्रन है वो कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये किस टाइप का है, किस टेंस का है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहां से आपको वर्ब से पता चल रहा है कि आर है और वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज, a film is being made by Mr. Sharma, a film is made by Mr. Sharma, a film is made by him, none of these। तो देखो क्या है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, तो हम खुद ही बना लेते हैं, हमको तो आता है ना। तो क्या लिखेंगे, अ फिल्म, ये इज दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए कि भी इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये इज इसके साथ नहीं है ना। तो फिल्म क्या है, अ फिल्म, फिल्म के बाद क्या है, इज, मेकिंग दे रखा है, तो अ फिल्म इज लिखेंगे। मेकिंग में से आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग लिखेंगे, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। तो क्या बनेगा, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, और ये रहा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक, हु से है तो बाय हुम लिखेंगे। ठीक है, बाय होम के बाद रॉट दे रखा है तो पास्ट का है, तो हमें इसकी क्या लेनी होगी, इसके जस्ट पास वाले की वर्ब लेनी होगी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की हम वर्ब लेंगे, क्या ले लेंगे, वॉज ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। सिंपल, कहाँ है, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, ये रहा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन में देख लो, बाय हु आ गया तो हु तो वैसे ही गलत हो गया है, बाय हुम है तो यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए, और वॉज पहली बात तो इज दे रखा है तो ये भी गलत है, बाय हु तो आएगा ही नहीं। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। क्या है, लुक, देखो वो आदमी जो है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा घर का दरवाजा जो है वो खोल रहा है, उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। ट्राई इज ट्राइंग,
आर ट्राइंग या फिर ट्राइंग। तो देखो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कैसे आप कर सकते हो, आप उसको डिस्क्वालीफाई करके भी अपने आंसर तक, सही आंसर तक पहुंच सकते हो। कई बार अगर हमको बिल्कुल ऐसे नहीं पता होता है ना कि यार इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन देख करके वहां से आंसर्स दिखाओ कि ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, देखो ट्राइंग आएगा तो ट्राइंग तो ऐसे आएगा ही नहीं, उसके साथ हमारी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आर ट्राइंग। आर ट्राइंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दैट मैन दे रखा है, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं तो नहीं आएगा। और अगर हम दैट मैन कह रहे हैं तो एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो ट्राइज होना चाहिए, मतलब इसका सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये ट्राई यानी प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। और इज ट्राइंग ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन, मतलब मॉडल वर्ब बतानी है इसके अंदर। आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, ठीक है। तो क्या है कि भाई मैं उससे पूछता अगर मैं उसको देखता तो, है ना। सो यहां पर आपको शुड दे रखा है, और दे रखा है, नीड दे रखा है, कुड दे रखा है। तो यहां पर आप कैसे बता रहे हो कि भाई आप बोल रहे हो कि अगर होता तो मैं उससे पूछ सकता, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पास के बारे में बोल रहे हैं तो यहां पर हम कुड को लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट। तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है वो एक इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। और यही चीज आप सबके लिए भी लेसन है एक, कि लेसन क्या है कि जितना ज्यादा आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप उस फियर को हटा सकते हो और उस पर आगे जाकर के काबू पा सकते हो, उस फियर को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस फियर के लिए पीछे हटते जाओगे तो वो फियर आपके लिए और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स अगर आपका वीक है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश अगर आपका वीक है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आप डेफिनेटली देखोगे कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 डेज तक अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 11 डे पे आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। और 21 डेज के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं काफी कुछ कर पा रहा हूं। तो इसीलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, उसी से ही इंसान परफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी सब चीजें सीख के नहीं आता है, सबको प्रैक्टिस करनी होती है। बस वही चीज हम सबको भी करनी है। सो यहां पर प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट, उसके लिए बनेगा राइट आंसर मेक्स, कि प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। अब अगर आप इसमें इज मेकिंग लगाओगे तो क्या बनेगा, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एक मैन, नहीं हो रहा है ना। आर मेकिंग भी नहीं होगा, तो यहां पर सही आंसर क्या है, मेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश फ्रेंच दीज डेज। तो भाई मैं जो हूं दीज डेज, इन दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। तो क्या सीख रहा हूं, वॉज आएगा, वॉज लर्निंग, सीख रहा था। इन दिनों में मैं फ्रेंच सीख रहा था, ऐसा थोड़ी होगा। इन दिनों में मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, ऐसा होगा तो वॉज तो आएगा नहीं, लर्न भी नहीं आएगा, सीखता हूं, ठीक है। और उसके बाद आता है आई एम लर्निंग, यस ये वाला आंसर सही है कि मैं इन दिनों जो है क्या कर रहा हूं, फ्रेंच सीख रहा हूं। सो राइट आंसर इज सी, लर्न तो सीखा, वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये लाइट आती तो मुझे दिखता नहीं है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, लुक शी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, कौन सा आएगा, हु, हुम, व्हेन या वेयर। तो देखो भाई, हु कब यूज करते हैं, हु यूज करते हैं किसी पर्सन के बारे में बताने के लिए, हुम किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए बात करते हैं, ठीक है। व्हेन काम जो है वो कब हुआ, किस तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। वेयर मतलब कहां हुआ। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है जो क्या हुई है, क्लास में फर्स्ट आई है। सो यहां पर हु जो है सही आंसर होगा, ठीक है, स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ए, हु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो उस क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हमको पैसेज को पढ़ना होगा, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। सीन पैसेज है ये, और शुरू करते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked. ये कौन सा चैप्टर है, लैंचो वाला है ना।
and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, ऐसे मुट्ठी से टक टक करके उसने उसको चिपकाया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." ठीक है, तो ये लेंचो के सारे चैप्टर्स में से है. यहाँ बोला गया है who is he in the first line. ही जो यहाँ पे यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है, तो ये यूज किया गया था किसके लिए, लेंचो के लिए, क्योंकि लेंचो लेटर लिख रहा था, फिर उसको इसने ऐसे लिख करके चार्ट करके उसको ऐसे फिक्स किया था. तो ये सारी चीजें कौन कर रहा था, लेंचो. गॉड, लेंचो, पोस्टमास्टर या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी, लेंचो. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो. लेंचो के पास कितना मनी रीच यानी पहुंचा, 100 पैसो, 30 पैसो, 70 पैसोज या फिर 50 पैसोज. सो राइट आंसर इज 70 पैसोज. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स का इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल या फिर ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. तो यहाँ पर इस बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान लोगों का ग्रुप, और वही बात इसमें कही गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से, आपके चैप्टर जो हैं उनके ही एमसीक्यूज आएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु इज द ऑथर ऑफ, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. एने फ्रैंक के ऑथर कौन है, तो आपको यहाँ से एक हिंट मिल गई कि मिल सकता है क्या, आपको मिल सकते हैं ये वाले क्वेश्चन जहां पर आपको बोला जाएगा ऑथर का नाम बताओ. तो सारे चैप्टर्स के ऑथर्स जो हैं उनको आप लर्न कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या है भाई, रॉयल धल है, एने फ्रैंक है, वॉल्ट विटमैन है या ऑर्डन नैश है. सो राइट आंसर इज एने फ्रैंक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट. हु डिड, कौन जो है मैडी को लगता है कि भाई कॉन्टेस्ट को जीतेगा, वेंडा, मैडी, पैगी या फिर नन ऑफ दिस. तो मैडी को लगा था कि भाई कौन जो है जीत सकता है, तो उसे लगा था कि भाई पैगी जो है वो जीत जाएगी, लेकिन जीत कौन जाती है, वेंडा. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक. पायलट ने क्या रिस्क ली थी, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, उसका ब्रेकफास्ट जो है उसको उसने मिस करने की रिस्क ली थी. फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस जाने के लिए जो है उसने रिस्क ली थी. फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में ले जाने के लिए ली थी. या ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, या उसने कोई भी रिस्क नहीं ली थी. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. यही इसका सही आंसर, कि उसने ओल्ड डकोटा को स्टॉर्म में ले जाकर उड़ाने की जो उसने रिस्क ली थी वो रिस्क सबसे बड़ी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. What was the immediate reaction of the postman seeing the letter? मतलब लेटर को देखते ही पोस्टमास्टर का जो इमीडिएट रिएक्शन था वो कौन सा था. क्राइड, रोने लग गए थे. लाफ्ड होल हार्टली, मतलब दिल से खुश, मतलब बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लग गए थे. फेल्ट सैड, सैड हो गए थे या फिर हैप्पी हो गए थे. तो जब पहला उन्होंने देखा था तो उनको हंसी आ गई थी. सो लाफ्ड होल हार्टेडली. नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ. लाइफ में कैसी ऑब्लिगेशंस होती हैं मैन्स की, कौन कौन से दायित्व होते हैं. ऑप्शन ए है ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, यस ये तो सही बात है. ऑब्लिगेशन ऑफ हिज पीपल, ये भी सही बात है. बोथ ए एंड बी, ये भी सही बात है. नन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा. सो राइट आंसर इज सी, बोथ ऑफ दीज. अब यहाँ पे एक बात है कि भाई आपको ऑप्शंस जो है वो सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन पढ़ते अगर आप राइट करके सही चल जाओगे, बोलोगे चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो वो मिस्टेक हो सकती है. तो सारे ऑप्शन पढ़ना, भले ही आपको आंसर आता हो लेकिन आप प्लीज सारे ऑप्शन जरूर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ. अमांडा अपने आप को कैसा मान रही थी. एन ऑर्फन, एक अनाथ, अ प्लेयर, एक प्लेयर, और वेरी रिच, बहुत ही अमीर या बहुत ही गरीब.
तो वो अपने आप को क्या मान रही थी, एक ऑर्फन मान रही थी कि अनाथ होकर वो रोमिंग कर रही है यहाँ से वहाँ, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज। जो बेकर थे वो कौन सी ड्रेस पहनते थे, उसे क्या कहते हैं, कियारा, कोट पैंट, कबाई या फिर हैंडबॉक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कबाई, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। कौन सी कंट्री में जो है चाय जो है सबसे पहले पी गई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। सो राइट आंसर इज बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो था वो किस टाइप का मैन था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक लॉलेस पर्सन था, बोथ ए एंड बी था, या नन ऑफ या फ्रेंडली था। तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लॉलेस पर्सन भी था, बोथ ए एंड बी, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। थीफ को हर महीने क्या चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, हिज नेम, हिज हाउस, हिज कार, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज हिज नेम, वो अपना हर महीने अपना नाम चेंज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर कौन थे, तो फिर से देखो यहाँ पे ऑथर राइटर के नाम आएंगे, तो आपको सारे ऑथर राइटर पोइट सभी के नाम याद होने चाहिए बुक के, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। मिसेस पम्फ्रे थे, जेम्स हैरिट थे, रस्किन बॉन्ड थे या फिर मुल्कराज आनंद थे। सो राइट आंसर इज जेम्स हैरिट, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज ऑसिबल। ऑसिबल कौन थे, एक वेटर थे, एक पुलिसमैन थे, सीक्रेट एजेंट थे या नन ऑफ द अबव थे। तो राइट आंसर इज सी, एक सीक्रेट एजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 38, हॉरिस डन बाय लाइट। हॉरिस जो थे वो क्या पसंद करते थे, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, रीडिंग न्यूज़पेपर, सिंगिंग या फिर लिसनिंग म्यूजिक। तो उनको बुक्स जो है वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जो एक्सपेंसिव बुक होती थी, और उसी के लिए वो चोरी करते थे, ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो पैसा जो उनको अपने शौक के लिए लेना है वो साल में एक बार चोरी करते थे और उससे एक्सपेंसिव बुक्स को जो है वो परचेज किया करते थे। सो राइट आंसर इज ए, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मिसेस लॉसल बोरोड अ डैश फ्रॉम मिसेस फॉरेस्ट्रेस। मिस्टर फॉरेस्ट्रेस से वो क्या बोरो करती हैं, अ ड्रेस, अ नेकलेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अ नेकलेस। वो अपनी फ्रेंड से क्या लेती हैं, एक नेकलेस जो है वो बोरो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था, सुनिधि, सुलेखा, रजनी या फिर नालिनी। सो राइट आंसर इज सुलेखा, बी इज अ राइट आंसर। और यहीं पर ही हमारा ये मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट होता है विद 40 मार्क्स। आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 40 मार्क्स जो हैं आपको पूरे के पूरे सही करने हैं, बिल्कुल कहीं गलती होनी ही नहीं चाहिए, और उसके लिए आपको सारे ऑथर्स, राइटर्स सभी के नेम लर्न होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको सभी जो पैसेज है उनको अच्छे से पढ़ करके फिर अपने आंसर्स देना। ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, एक्टिव पैसिव आपके उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, और बाकी बुक से आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो वो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप उसको भी आराम से कर लेंगे, मतलब कोई इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। सो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 40 मार्क्स आपको ट्राई करना है कि ये 40 के 40 आपको कंप्लीट मिले, यानी यहाँ एक भी 1 मार्क्स भी ना कटे, ये आपको ट्राई करना है। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव वाले आंसर्स लिखेंगे तो वहाँ पर मे बी आपके आंसर्स कटने के चांसेस हों, क्योंकि वहाँ आपको लेटर भी लिखना होगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने होंगे, तो वहाँ आपका बहुत चांसेस हो सकता है कि कहीं कट जाए। तो ट्राई करना है अगर अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 100 में से 90 की लाइन में आ जाए हम, और उस 90 की लाइन में आने के लिए ज़रूरी है ये 40 बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ये 40 आपको बिल्कुल सही करने हैं। मिलेंगे हम इसके सब्जेक्टिव में, जहां पर हम सब्जेक्टिव करेंगे, और वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिखें ताकि आप 100 में से 90 ले आए। बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, 90 प्लस ही हो, कम नहीं हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।